मुजफ्फरनगर से आई खबर के साथ पुलिस और बदमाश के बीच देर रात उस वक्त मुठभेड़ हुई जब सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संधावली बाईपास के पास एक बाइक सवार दो बदमाश की घेरेबंदी शुरू की। उस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सोनू भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस की गोली लगने से वो घायल हुआ है, गिरफ्त में आया है। और इसके साथी की बात करें तो पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन फरार बदमाश का कोई सुराग नहीं लग पाया। तो देखिए ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किस तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस को कामयाबी मिली है। देर रात मुखबिर की सूचना पर यह मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश पकड़ा गया है, बाइक पर दो बदमाश सवार थे। बाइक है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी से भागने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग हुई बदमाशों की ओर से, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी एक्शन लिया। दिनांक 13/14 की रात को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में घटना हुई थी, गार्ड के साथ मारपीट करके, और वहाँ पे लोग लूट करके लेके गए थे। उसी में आज एक जो बदमाश है सोनू नाम का, जिसका नाम सोनू बंगाल है, जो कि सिकंदरपुर गांव का थाना भोपा क्षेत्र का रहने वाला है, उसी में पुलिस ने आज जब इसका पीछा किया और इसने अपने आप को जब यहाँ पे इसी क्षेत्र में चूंकि ये काम भी करता है, तो यहाँ पे इसने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर इसने जानलेवा फायर की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। और जो इसका दूसरा साथी, अन्य साथी इसके साथ था बाइक पे जो पीछे बैठा था, वो यहाँ से फरार हो गया है, जिसके हम लोग काम भी करके इसको तलाश कर रहे हैं। इधर आगरा में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 15,000 के इनामी पवन के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और थाना रकाबगंज इलाके के लाल किला के पास ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाशों को अब अस्पताल भर्ती कराया गया। ये दो तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से मिशन लंगड़ा के तहत पुलिस सक्रिय है। इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए देर रात किस तरीके से पुलिस लगी रही, डटी रही, उसकी बानगी ये दो तस्वीरें। मुजफ्फरनगर जहां पैर में गोली मार करके एक बदमाश को पकड़ा गया, तो वहीं अगर आप बात कर लें आगरा की, तो वहां से भी पुलिस ने 15,000 इनामी बदमाश पवन को धर दबोचा है। खबर बुलंदशहर से है। डीजे की धुन पर युवक का हाथ में तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ में तमंचा है, दूसरे हाथ में फोन है और सेल्फी भी ले रहा है ये शख्स। तमंचे पर डिस्को ये गाना बज रहा है, हाथ में तमंचा और सेल्फी लेकर के ये वीडियो बना डाली और अब ये वायरल है। मामला कहां का है? बुलंदशहर के रामघाट क्षेत्र का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की, जहां आग बुझाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गई है। सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी में यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। फ्लैट की खिड़की और दरवाजे टूटे हैं। 3rd फ्लोर पर यह फायर एक्सटिंग्विशर जो मौजूद रहता है सेफ्टी के लिए, लेकिन इसी के सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी में आप देखिए सिलेंडर के ब्लास्ट के साथ ही जो लोग मौजूद थे 3rd फ्लोर पे, उनके घरों की खिड़कियों में लगा शीशा चटक उठा। ज्यादा जानकारी सहयोगी सनोज से लेते हैं। सनोज, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सिलेंडर होता है सेफ्टी के लिए, लेकिन इनकी फिटनेस चेक नहीं होती है क्या इस सोसाइटी में? देखिए, ये जो सुपरटेक पाम ग्रीन सोसाइटी है, इसकी सबसे बड़ी लापरवाही ये निकलकर सामने आई है कि ये एक्सपायर्ड हो चुके थे, लेकिन इनको बदलवाने के लिए और रिफिलिंग कराने की जहमत नहीं उठाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुपरटेक पाम ग्रीन में ये 3rd फ्लोर पर ये सिलेंडर फटा। अग्निशमक सिलेंडर जिसको बोला जाता है बुझाने के काम में आता है, और इस सिलेंडर फटने के बाद अफरा तफरी मच गई। वहां पर कई खिड़कियां और जो दरवाजे हैं वो टूट गए। अक्सर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं, लोगों की भीड़ जमा रहती है। अगर ऐसे में ये सिलेंडर फट
जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस मामले में सुपरटेक पाम ग्रीन के जो प्रबंधक हैं उनके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस से भी इस मामले में शिकायत कर दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो ये अग्निशमन सिलेंडर था, यदि ये फट जाता और उस दौरान जिस समय ये फटा, अगर कुछ लोग वहां पर होते तो कितना बड़ा हादसा। बिल्कुल, ये कॉरिडोर है सनूज, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, ये एरिया काफी चहल पहल वाला होता है, लेकिन यहाँ किस्मत अच्छी थी कि कोई नहीं था। ये तमाम सोसाइटियां मेंटेनेंस के नाम पे अच्छा खासा पैसा तो जरूर लेती हैं, लेकिन मेंटेन क्या करके देती हैं? कम से कम इस सोसाइटी का हुलिया तो सामने आया है। सही कहा कि देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर सब लोगों से पैसे की वसूली की जाती है, नहीं करते हैं तो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो। बिल्कुल सनूज, आप नजर रखिएगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से लोगों की बात आगे बढ़ती है। शुक्रिया सनूज जानकारी के लिए। देश भर में आज लाउड स्पीकर पर खूब चर्चा है, इसी पर सियासत भी खूब गर्म है और आज भी ये चर्चा बनी रहेगी, क्योंकि यूपी में आज लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जानी है। धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर को हटाने के संबंध में योगी सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट आज जमा करने को कहा गया है। आज डेडलाइन है, ये आखिरी तारीख है, लिहाजा आज सभी जिलों की रिपोर्ट भेजने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक यूपी में 37,000 से ज्यादा अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं 54,593 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम किया गया है, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा थी, मानक से ज्यादा थी। तो ये कार्रवाई के आंकड़े हैं, लेकिन जो क्लियर पिक्चर है, जब सब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तमाम जिलों की, वो हमारे सामने आएंगी। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी शैलेश अरोड़ा से लेते हैं, लखनऊ से सीधा जुड़ेंगे। और शैलेश, ये बताइए, आज तो जो फाइनल रिपोर्ट है उसके बाद तमाम जिलों की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आंकड़े आपने बता ही दिए कि किस तरह से प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो 12 पुलिस के हिसाब से हम देखिए बात कर रहे हैं, 12 जोन या पुलिस कमिश्नरेट है, वहाँ पर लगभग 37,000 से ऊपर ही बल्कि कुछ लाउड स्पीकर हटाए गए और लगभग 55,000 लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कराई गई है। सबसे ज़्यादा अगर हम कार्रवाई को देखते हैं तो वो बरेली और मेरठ जोन में है। इसमें भी नंबर 1 पे बरेली है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लगभग 10,000 लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं और बहुत से लाउड स्पीकर्स की आवाज़ धीमी कराई गई है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो मेरठ जोन में कार्रवाई की गई है और आज अंतिम दिन है, यानी आज जो रिपोर्ट होगी फाइनल वो गृह विभाग को सौंपनी होगी। आज शाम तक ये कार्रवाई जितनी भी होगी उसकी रिपोर्ट सभी जिलों से, जो जोन है, देखिए जिले जो है जोन को देंगे, जोन के स्तर से जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार है वो अपनी रिपोर्ट को गृह विभाग को भेजेंगे और उसके बाद ये पूरा डाटा सामने होगा कि इस पूरे अभियान के दौरान जो लगभग 1 हफ्ते का था, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितनी जगह पर लाउड स्पीकर हटाए गए, कितनी जगह पर उनकी आवाज़ धीमी कराई गई है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि इस पूरे अभियान के दौरान अगर आप देखें तो खुद कोई भी धर्म स्थल हो, किसी भी धर्म के लोगों, सभी का सहयोग मिला है। ये लगातार गृह विभाग भी मान रहा है, पुलिस भी मान रही है, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे वो सिख समुदाय से हो, हर धर्म के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। तमाम जगह पर हमने देखा कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या हिंदू धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने खुद अपील की, उन लोगों ने खुद लोगों से ये कहा कि इस चीज़ का पालन किया जाए, जो अगर किसी चीज़ को लेकर कानून बना हुआ है तो उसका पालन होना चाहिए। और उस अपील का असर भी देखने को मिला, जगह जगह देखिए लोगों ने खुद। इसके बाद तमाम तस्वीरें हमने अपने चैनल पर ही यूपी गंगा पर दिखाई कि किस तरह से लाउड स्पीकर। बिल्कुल शैलेश, सियासत एक जगह है, ध्वनि प्रदूषण एक जगह है और धर्म का इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो एक जगह है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाज की ओर से तमाम धर्म से जुड़े, जितने संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, वो खुद आगे आए हैं और सपोर्ट किया है और इसी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं। जब लाउड स्पीकर को हटाया गया, ये पूरी प्रोसेस स्मूथ रही है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। अब बात सीएम योगी की करते हैं, जो दिल्ली में रहने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के बीच आज जॉइंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे और पीएम ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि 6 साल बाद सभी मुख्यमंत्री और न्यायाधीश की जॉइंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस जॉइंट कॉन्फ्रेंस के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, बेहद अहम रहने वाला है ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये 6 साल के बाद ऐसा मौका होगा जब न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों के साथ ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं, दिल्ली से सीधा जुड़ेंगे अविनाश से। अविनाश, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं?
तो देखिए इसके अलावा अगर बात करें तो 10 बजे से विज्ञान भवन में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तमाम सारे मुख्यमंत्री 9 बजे से विज्ञान भवन में पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि 10 बजे प्रधानमंत्री के पहुंचने का समय है। उसके पहले सभी न्यायाधीशों को और इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों को वहां पे पहुंच जाना है। कई सारे इसमें सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। खासतौर से न्यायपालिका को किस तरीके से तकनीक से जोड़ा जाए, किस तरीके से उसका आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए और कैसे सरकार जो तमाम सारे मुकदमे हैं उसमें तेजी ला सकती है, इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर के विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी अपनी वहां पे बातचीत रखेंगे और इसके अलावा जो तमाम सारे चीफ जस्टिस हैं राज्यों के हाई कोर्ट के, वो भी अपनी अपनी बातें रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की अदालतों में बहुत ज़्यादा मामले लंबित चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, तो उनमें किस तरीके से तेज गति से सुनवाई की जाए जिससे कि त्वरित न्याय लोगों को मिल सके। सरकार किस तरीके से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाए, किस तरीके से न्यायपालिका को वहाँ पे मजबूत ढांचा प्रोवाइड कराए जिससे कि न्यायपालिका बेहतर हो सके, तकनीक से कैसे जोड़ा जाए और बदले में न्यायपालिका कैसे तेज गति से मुकदमों का निपटारा करे। तो इन चीज़ों को लेकर के विशेष सत्र रखा गया, जैसे मुख्यमंत्री भी अपनी बात रखेंगे और तमाम सारे राज्यों के चीफ जस्टिस भी अपनी बातें रखेंगे। फिर साझा तौर पर जो बातें होगी उसको कंक्लूड किया जाएगा और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सत्र का यहाँ पे आयोजन किया गया और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जो कि अपने संबोधन में बताएंगे किस तरीके से न्यायपालिका और जो तमाम सारी राज्य सरकारें हैं वो एक दूसरे की पूरक है और एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस कानून मंत्रालय आयोजित करा रहा है। वैसे तो ये हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोविड का दौर था, आखिरी कॉन्फ्रेंस ये 2016 में हुई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि आगे हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस लगातार होती रहेगी। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ से आई खबर की, जहां गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी सरकार। ये बड़ी खबर है, जहां गांव में सार्वजनिक स्थलों पर कांटा लगाया जाएगा। सरकार ने खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है और इसी क्रम में सहूलियत दी है। कैसे? मोबाइल क्रय केंद्रों से भी गेहूं की खरीद हो सकेगी। किसान को पहले ही अपने आने की सूचना मोबाइल पर देनी होगी। अगर अभी बात करें वर्तमान में, तो प्रदेश भर में सरकारी केंद्रों पर ही गेहूं की खरीद की जा रही है। ऐसे में प्रदेश में लगभग 5,500 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पिछले 1 महीने में सिर्फ 1.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो पाई है। सरकार ने 60 लाख टन का टारगेट रखा है। ऐसे में इस लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी सहूलियत देनी होगी और अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि वो खुद गांव-गांव पहुंचेंगे और मोबाइल की फैसिलिटी के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक क्रय केंद्रों तक गेहूं लेके जाने में भी किसान भी हलकान होता था, लागत भी आती थी। ऐसे में सरकार ने अपने 60 लाख टन गेहूं खरीद के टारगेट को अचीव करने के लिए, पाने के लिए गांव का रुख करना सही समझा है। सहूलियत फोन पर भी मिलेगी। और अब बात यूपी में बुलडोजर के एक्शन की। आज मेरठ में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजता हुआ दिखाई देगा। योगी राज में अवैध निर्माण पर मेरठ में आज बड़ा एक्शन होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण में आज सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसके तहत 4 जोन की 16 सब जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। एमडीए सचिव चंद्रपाल तिवारी ने इस बारे में जानकारी दी है कि मेरठ में आज कई अवैध कॉलोनीज हैं, कई अवैध दुकानें हैं जो जमींदोज होंगी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस अभियान को चलाया जाएगा। यानी चिन्हीकरण हो चुका है, नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब बुलडोजर निकलेगा ग्राउंड पर देखने के लिए कि कहां अभी भी अतिक्रमण है और ये बड़े पैमाने पर एक्शन लिया जाएगा। 16 जोन बनाए गए हैं, सब जोन बनाए गए हैं और यहीं पर ये एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। गौतम बुद्ध नगर से, जहां कोरोना के 141 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है 698। कोरोना के एक दिन में 128 मरीज रिकवर भी हुए हैं, ये अच्छी खबर है। लेकिन नए केसेस जो हैं और जो कुल आंकड़ा है एक्टिव केसेस का, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक्टिव केसेस हो चुके हैं लगभग 700। हालांकि 128 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर के आंकड़े सामने आए हैं। आज की अगर आप बात करें तो 141 नए मामले सामने आए हैं गौतम बुद्ध नगर से। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर भी हमारी नजर है और इसीलिए ये आंकड़े हम आपको बताते चले। 141 नए मामले गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से। यूपी के फतेहपुर जिले में शौचालय के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां फाइल्स में तो शौचालय दर्ज हैं, लेकिन हकीकत में शौचालय है नहीं।
जब एबीपी गंगा ने इस गांव की रियलिटी चेक में पाया हकीकत क्या है तो वो आपके सामने हम रख रहे हैं। 20% शौचालय गांव में बने ही नहीं है और जरूरतमंदों को शौचालय मिला ही नहीं है, जिन्हें आज भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। जब प्रशासन से सवाल किया गया तो जांच करके अधिकारी ने बताया कि 506 शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें से 497 शौचालय का पैसा पास किया गया है और जांच कराई गई तो पता चला कि 20% शौचालय तो बने ही नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच कर रिकवरी के आदेश दिए। कुछ नहीं मिलेगा, ईंटा हुआ गड्ढा खोदा दीने ने प्रधान, ईंटा भरा हुआ, बस वही दिन से अब गड्ढा उड्ढा से पूर गया, हम जंगल जा रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ पे झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं? हमका तो होगी 20 साल। नहीं समझ से यह कि हमका कॉलोनी मिली है और न हमका लाइटिंग मिली है। नहीं तो कभी प्रधान से आपने कहा कि हम प्रधान से कहा, प्रधान का हाँ देवे बात तक प्रधान एक बार कहे नहीं कि हाँ आगे है, 10 बार भैया हमको हुआ गवा है, हमका या को पैसा नहीं मिला। बस्ती से बड़ी खबर है, अगवा 13 साल का बच्चा गोरखपुर से बरामद हुआ है। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से बच्चे को छुड़वाया है, ये बड़ी खबर है। यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चे के अपहरण के बाद 50 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी। बच्चे को गोरखपुर के शहजनवा में एक घर में रखा गया था, जहां से एसटीएफ ने इस बच्चे को छुड़वाया है। बस्ती का ये बच्चा है जो किडनैप करके गोरखपुर के शहजनवा में एक घर में रखा गया था, या एसटीएफ ने इस बच्चे को रिकवर किया है। बंधक बना करके इस छोटे बच्चे को रखा गया था और 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन यहां पर एसटीएफ को कामयाबी मिली। बड़ी खबर मिल रही है, पीएफ घोटाले में फर्जी निकले हैं आईएएस संजय अग्रवाल के दस्तखत, ये बड़ी खबर है। सीबीआई को पूछताछ की अनुमति नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुल 22 अरब रुपए के पीएफ घोटाले का यह मामला है। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद शासन ने कॉर्पोरेशन में तैनात रहे तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल और आलोक कुमार और उस वक्त के एमडी अपर्णा यू के खिलाफ पूछताछ की मंजूरी नहीं दी है। सीबीआई ने कुछ समय पहले ही तीनों के खिलाफ पूछताछ चलाने की अनुमति मांगी थी और पीएफ घोटाला 2019 में जब सामने आया था, इस पूरे मामले पर अनुमति पूछताछ की नहीं मिली है। इसकी जांच ईओडब्ल्यू के बाद में अब मामला सीबीआई को सौंपा गया था और सूत्रों की माने तो नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने तथ्यों की पड़ताल की तो सामने ये आया कि बोर्ड बैठक के कार्यवित्त पर तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल के दस्तखत फर्जी थे। झांसी के थाना सकरार इलाके में झांसी खजुराहो हाईवे पर पंजाब नेशनल बैंक के पास भीषण आग की खबर आई, जहां बिजली का ट्रांसफार्मर 60 सेकंड के भीतर जल कर खाक हो गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद तेजी से आग की लपटें किस तरीके से दिखाई दे रही हैं और ये आतिशबाजी जैसी तस्वीरें हैं, ये ट्रांसफार्मर के जलने के बाद दिखाई दी। तो देखिए आग का तांडव और किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग के बाद बड़ी देर तक ये लपटें दिखाई दी। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि ये सड़क के किनारे लगा ट्रांसफार्मर था और लोगों की आवाजाही भी दिखाई दे रही है। देखिए मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भरतौल गांव में रात्रि चौपाल लगाई और दलित परिवार के घर भोजन भी किया, वहीं रात्रि विश्राम भी करते वो नजर आए। युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर नंद गोपाल नंदी ने कहा कि यूपी में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसमें युवाओं को रोजगार जरूर मिलेगा।